हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में मैथ्यू अर्नाल्ड के वर्क पढ़ेंगे। अगर आप मैथ्यू अर्नाल्ड के सारे वर्क अगर आप नहीं जानते हैं कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने किस ईयर में कौन सा वर्क लिखा, तो एक क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास में हम जो है ईयर वाइज इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क, अधिक से अधिक जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो हमारे लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सारे वर्क यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इनके वर्क को अगर आप नहीं जानते हैं अच्छे से, तो कॉपी पेन उठाइए और इसको एक बार नोट करिए। ठीक है, और एक बार या दो बार इसको जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, चलते हैं आगे। इनका जो शुरुआत होती है, इनका जो फर्स्ट वर्क होता है 1849 में आता है। इनका 1849 में आता है इनका वर्क, जिसका नाम होता है द स्टेट रिवीलर। द स्टेट रिवीलर ये वर्क आता है। ये वर्क जो होता है इनका जो है फर्स्ट पोएम होती है। ये जो वर्क होता है फर्स्ट बुक ऑफ पोएम होती है, मतलब बुक, ठीक है, मतलब पोएम का जो पहला कलेक्शन होता है वो 1849 में आता है, द स्टेट रिवीलर। और इसे कहते हैं कि इसमें जो है एक पोएम जो होती है एक ग्रीक टाइप की पोएम होती है, और एक पोएम जो होती है एक डायलॉग रूप में पोएम लिखी गई है, द स्टेट रिवीलर। ठीक है, एक ग्रीक में होती है, और मतलब इन्होंने ग्रीक में जो है इसको यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरी चीज ये है कि ये पोएम जो है डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। अगला चलते हैं, दूसरा जो है 1849 में ही इनका दूसरी वर्क आता है शेक्सपियर। इनका जो दूसरा वर्क आता है शेक्सपियर, ये क्या होती है, ये एक सोनेट होती है। शेक्सपियर सोनेट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस सोनेट को जरूर पढ़िए। इस सोनेट के बारे के एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट 1849 में इनका अगला वर्क आ रहा है टू अ फ्रेंड। टू अ फ्रेंड, टू अ फ्रेंड आता है। एक वर्क जो होता है एक ग्रीक राइटर के बारे में ये वर्क लिखा गया रहता है। ये भी एक पोएम होती है, लेकिन ये भी एक सोनेट होती है। ठीक है, ये भी एक सोनेट होती है, लेकिन ये वर्क जो है एक ग्रीक राइटर के बारे में लिखा गया है। उसके बाद 1849, उसके बाद आता है स्ट्रेंजर इन मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ ओवरमैन। ठीक है, ये वर्क आता है 1849 में। इस तरह ये चार वर्क जो है, फोर वर्क जो है इनके 1849 में आते हैं। आगे 1850 में सबसे इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो आता है मेमोरियल वर्सेस आता है। मेमोरियल वर्सेस आता है। मेमोरियल वर्सेस आप जानते हैं कि ये वर्क स्पेशली फॉर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा गया, क्योंकि 1850 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है, और 1850 में इन्होंने एक मेमोरियल वर्सेस लिखा, और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है, तब प्रेलूड लिखा जाता है। 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की शादी होती है। हाँ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की शादी होती है, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो पोएट लॉर्ड बनते हैं, उनका इन मेमोरियम आता है। इधर 1850 में इनका मेमोरियल वर्सेस आता है, और ये किसके लिए होता है, ये स्पेशली जो है किसके लिए होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए होता है। और इसमें आप जानते हैं कि पहले गेथे और बायरन को दिखाया जाता है। ये जो है मैथ्यू अर्नाल्ड पहले इस वर्ग में गेथे के बारे में बात करते हैं कि उनकी मृत्यु पर बात करते हैं कि वो एक्सपायर हो गए, वो हमारे बीच से चले गए। फिर उसके बाद बायरन के बारे में बताते हैं कि बायरन चले गए, तो कहते हैं कि हाँ ये दोनों लोग चले गए, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ थे जिन्होंने हमारी जो है चिंता की, हम लोगों की देखभाल की। लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है तो कहते हैं अब हमारे लोगों की देखभाल करने वाला कौन है। ठीक है, तो उसके बाद 1850 में ये वर्क आता है, मेमोरियल वर्क से जाता है। उसके बाद 1852 में इनका वर्क आता है एम्पीडोकल्स ऑन एटना। एम्पीडोकल्स ऑन एटना, ठीक है, ये जो है एक ड्रामेटिक लॉन्गेस्ट पोएम होती है। ये कैसी होती है, ड्रामेटिक होती है, नरेटिव टाइप नहीं होती है, लॉन्ग नरेटिव पोएम नहीं होती, बल्कि लॉन्ग ड्रामेटिक पोएम होती है 1852।
उसके बाद अगला, ठीक है, आप अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज इसको जो है आप नोट जरूर कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद 1853। अब 1853 जो है इनकी लाइफ का काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि 1853 में इनकी जो है काफ़ी सारे वर्क आते हैं। अब वर्क तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं। तो 1853 में पहला वर्क क्या आता है, सोराब एंड रुस्तम। ये भी एक पोयम आती है, सोराब एंड रुस्तम। और आप भी जानते हैं कि ये वर्क जो होता है, सोराब एंड रुस्तम जो वर्क है, ये वर्क ब्लैक वर्ड्स में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, ब्लैक वर्ड्स में लिखा गया है। इसमें 892 लाइन होती है। और ये जो है एक अरबी पोएम, फारसी पोएम जो होती है, फारसी पोएम जो होती है उसके ऊपर जो है आधारित होती है, ठीक है ना, सोराब एंड रुस्तम। उसके बाद 1853 में जो है ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई रहती है। उसके बाद 1853 में अगला वर्ग का जो आता है वो आता है द स्कॉलर जिप्सी। द स्कॉलर जिप्सी ये वर्ग भी इनका आता है, 1853 में आता है। नेक्स्ट 1853 में ही इनका वर्क आता है प्रीफेस टू पोएट्री। प्रीफेस टू पोएट्री ये वर्ग भी जो इनका आता है 1853 में, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो है ये तीनों वर्ग आप देख रहे हैं कि ये तीनों वर्ग जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग है। सोराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर्स जिप्सी और प्रीफेस टू पोएट्री। क्रिटिसिज्म क्षेत्र में ये इनका पहला वर्ग आता है, प्रीफेस टू पोएट्री। उसके बाद जो है नेक्स्ट 1855 ईयर में, 1855 ईयर में इनका वर्क जो आता है स्टैंजा फ्रॉम ग्रैंड चार्ट्र्यूज। ये भी एक जो है एक पोएम होती है, स्टैंजा फ्रॉम ग्रैंड चार्ट्र्यूज। ये वर्क आता है 1855 में। उसके बाद इनका फिर उसके बाद जो है इनका 10 ईयर जो है 10 ईयर के कोई भी वर्क, स्पेशल वर्क इनके नहीं आते हैं। उसके बाद अगला वर्क जो आता है 1865 में आता है। ये क्या होता है, एक लिटरेरी वर्क होता है, क्योंकि देखिए क्या है इनका जो, ठीक है। और इसके बाद अगला आता है ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ये वर्क आता है, ठीक है। और इसका सेकेंड एडिशन जो होता है, जो सेकेंड एडिशन था इसका वो आता है 1888 में आता है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म इसका सेकेंड एडिशन जो होता है वो 1888 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1867, ये भी ईयर जो है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो है कि इसमें जो है कि फेमस पोएम जो है डोर बीच आती है, जिसमें क्या होते हैं 37 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है, 37 लाइन होती है डोर बीच पहले। उसके बाद 1867 दूसरा इनका जो है ड्रामा मेरो, जो कि एक वर्ष ट्रेजिडी होती है, वर्ष ट्रेजिडी है। ये वर्ग जो होता है ये आता है 1867 में आता है, ठीक है। और उसके बाद अगला 1867 में ही इनका वर्ग आता है द रग्बी चैपल। द रग्बी चैपल आता है। ये वर्ग जो होता है द रग्बी चैपल जो वर्ग है, ये वर्ग लिखते हैं अपने पिता की याद में, अपने पिता थॉमस अर्नाल्ड की याद में लिखते हैं कि पिता थॉमस अर्नाल्ड की मृत्यु जो है 1842 में हो गई थी। और इनके पिता जो है एक रग्बी स्कूल में एक टीचर थे। तो ये रग्बी स्कूल के बारे में बताते हैं, रग्बी स्कूल का सीन दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मतलब कैसे क्या है, और उसके बाद अपने पिता को याद करते हैं और पिता के बारे में बताते हैं, पिता को, ठीक है ना, कि पिता इनके अब चले गए हैं, स्वर्ग में हैं, हेवन में है, और ठीक है ना, वहाँ पर इनके बहादुरी के बारे में हो रहा है, कि कर्तव्य के बारे में बात हो रहा है, इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर। इस तरह जो है इनके बारे में बात करते हैं 1867 में, ठीक है। तो एक कुछ वर्क कहेंगे 1867 में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, आप अगर आप इन वर्क को बारे में अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये वर्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसके बाद अगला वर्क जो है, ठीक है, उसके बाद अगला जो वर्क आ रहा है इनका वो आता है 1869 में आता है। 1869 में इनका अगला वर्क आता है जो वर्क है कल्चर एंड एनर्जी। कल्चर एंड एनर्जी, इसका पूरा नाम होता है
जो इसका पूरा नाम है, इसका फुल टाइटल जो है आ एसे इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, आ एसे इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, ये इसका पूरा नाम है, कल्चर एंड एनार्जी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 4 टर्म दिए हैं, बारबेरियन, फिलिस्टाइन, पॉपुलस और हेब्रिज्म। ये 4 टर्म इसमें की जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी बारबेरिज्म का मतलब होता है, बारबेरियन का मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना, एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल हैं वो किसी समाज के, उनको कहा गया है। पॉपुलर जो है बारबेरियन, उसके बाद अगला जो है फिलिस्टाइन, वो जो है जो वहाँ के जो मिडिल क्लास के पीपल है उनके लिए कहा गया है। पॉपुलर जो है कॉमन पीपल के लिए कहा गया है। और एवरेज जो है वो टर्म जो है एक जो मोरल एजुकेशन है उसके लिए जो है एक टर्म दिया गया है। अगला जो है 1869 के बाद जो है अगला वर्ग जो आता है वो आता है 1871 में आता है, और वो है ये वर्ग का नाम है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप्स गारलैंड। गारलैंड का मतलब होता है माला, मतलब कह रहे हैं दोस्ती की माला, दोस्ती की माला ये वर्ग आता है। इसके बाद एक जो है धीरे धीरे जो है अपनी जो एक राइटिंग जो है ये धीरे धीरे रिलीजन की तरफ कर देते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ कर देते हैं अपनी। तो इनका अगला वर्ग जो आ रहा है ये है लिटरेचर एंड डोगमा, लिटरेचर एंड डोगमा। इसमें जो है एक काम एक जो करते हैं, इसमें एक जो एक क्रिटिकल वर्ग होता है, इसमें जो है एक रिलीजन की जो है रिलीजियस क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं यहाँ, ठीक है। 1873 उसके बाद 1875 में का वर्ग आता है गॉड एंड द बाइबल, गॉड एंड द बाइबल वर्ग आता है 1875 में आता है। उसके बाद 1888 में इनका जो वर्ग आता है, 1888 में 2 वर्ग आते हैं। एक तो होता है एक तो ऐसे क्रिटिसिज्म, उसका सेकेंड एडिशन आता है, और दूसरा जो है इनका वर्ग आता है द स्टडी ऑफ पोएट्री। और इसी वर्ग में जो है द स्टडी ऑफ पोएट्री वर्ग में ही इन्होंने जो है टच स्टोन मेथड है वो थ्योरी जो है इन्होंने इसी 1888 में जो वर्ग आया था द स्टडी ऑफ पोएट्री, इसी में इन्होंने टच स्टोन मेथड दिया था। अगर टच स्टोन मेथड के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप हमारी बात जरूर सुनिए ध्यान से। कि टच स्टोन मेथड बहुत आसान तरीका है, इसको समझ जाए। टच स्टोन मेथड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मार्कर है, जैसे हमारे पास दो मार्कर है, तो इन्होंने क्या किया, 2 मार्कर है हमारे पास, तो इन्होंने क्या किया कि एक मतलब एक मार्कर जो है इसको मान लिया कि ये जो है बढ़िया क्वालिटी का मार्कर है, इन्होंने ठीक है इस मार्कर को मान लिया कि ये बढ़िया क्वालिटी का मार्कर है। अब उसके बाद जो है इन्होंने दूसरे मार्कर की मार्कर अच्छा ही नहीं तो बढ़िया क्वालिटी का मार्कर है उसको इन्होंने कह दिया कि अच्छी क्वालिटी है। उसके दूसरे कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी नहीं तो इसको इन्होंने चला के देखा तो चलाने के बाद इनको अगर ये अच्छा लगा इसी कैटेगरी का लग रहा है तो फिर ये ठीक है, और नहीं लग रहा है तो पता है कि भाई एक कम अच्छा है। और जाहिर सी बात है ये इसके पीछे जो है सही नहीं चला, ठीक है, तो सही नहीं चला तो इसको इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो है ठीक है लेकिन इनकी अपेक्षा जो है अच्छा नहीं है। तो मतलब इस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 मतलब जो है 3 लोगों को दिया था कि होमर का, शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने 3 लोगों को जो है काफ़ी अच्छा माना कि ये लोग अच्छे हैं, ठीक है ना। इन लोगों के बारे में कहा कि इनके वर्क काफ़ी अच्छे हैं, और अगर कोई वर्क अच्छे हैं कि नहीं तो वो आप इनसे विलियम शेक्सपियर, होमर और वर्ड्सवर्थ से आप कंपेरिजन कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि ये वर्क अच्छा है कि नहीं। वो सारे एंगल, उसके सारे एंगल देखिए, इसके सारे एंगल देखिए, और इस तरह जो है इन्होंने टच स्टोन मेथड को इसी तरह बताया था, ठीक है। अगला जो है इसके बारे में, इसके अलावा जो है 1888 के इसके अलावा इन्होंने कुछ और वर्क लिखे हैं, जैसे एक ऐसे लिखा है जॉन कीट्स लिखा है, सॉरी एक ऐसे इन्होंने जॉन कीट्स लिखा है। दूसरा इन्होंने लिखा है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। ध्यान दीजिएगा, द फंक्शन ऑफ ऐसे एट प्रेजेंट टाइम, सॉरी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम आता है। उसके बाद अगला जो है एक वर्ग का भी है बिलो द सरफेस, स्टीप, शैलो एंड
लाइन। फिर ध्यान दीजिए, जॉन कीट्स, एक वर्ग का जॉन कीट्स है, और उसके बाद दूसरा है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, और तीसरा है बिलो द सरफेस स्टेप शैडो एंड लाइट। और इस तरह जो है हमने इस क्लास में हमने मैथ्यू अर्नाल्ड के सारे वर्गों को हमने जो है कन्फर्म अच्छी तरीके से सारे वर्गों को लाइन वाइज लाइन हमने ईयर वाइज हमने सारे वर्ग को समझा। तो उम्मीद है कि ये सारे वर्ग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और पेपर में हो सकता है कि इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैथ्यू अर्नाल्ड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए एंड शेयर करिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप वाचिंग, आप देखते रहिए वीडियो। आपको इसमें क्लास में हम जो है यूपी पीजीटी से रिलेटेड सारे ऑथर के क्लास हम आपको दे रहे हैं, और इन सारे लिटरेरी पॉइंट भी हम पढ़ाएंगे आपको, उसके साथ साथ ग्रामर भी जो है सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मैथ्यू अर्नाल्ड के बारे में कुछ स्पेशल टॉपिक।